वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो और हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था पूरे कंप्लीट टॉपिक को जिसको मालिक्यूल कहते हैं। उसके टाइप्स स्टडी करे थे, होमोएटॉमिक मालिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल। आज हम एक दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर जो मालिक्यूल से रिलेटेड है। उस टॉपिक को हम कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंपाउंड बोलते हैं। तो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे दैट इज़ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली हमने जैसा मालिक्यूल के अंदर पढ़ा था कि मालिक्यूल एक स्टेबल पार्टिकल होता है, तो ये कंपाउंड भी जो होता है बेसिकली ये एक स्टेबल पार्टिकल होता है। कंपाउंड क्या होता है बेसिकली भाई? ये एक स्टेबल पार्टिकल होता है। क्यों स्टेबल कहते हैं? क्योंकि ये भी बना होता है किससे? एटम से। और इसके अंदर जो एटम्स होते हैं जब कंबाइन होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड, जब एटम कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड के ज़रिए, तो उसका ऑक्टेट डुप्लेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेव और डुप्लेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। जब भी एटम कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड के ज़रिए और ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करते हैं तो एक स्टेबल पार्टिकल पैदा होता है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे ही हमने पढ़ा था मालिक्यूल के बारे में भी। मालिक्यूल के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा पार्टिकल जो स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि वो ही बना होता है एटम्स के ज़रिए, और इसमें एटम्स जो होते हैं जब कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड के ज़रिए तो उसका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है और ऐसा पार्टिकल बनता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। उसको हमने कहा था क्या बोलते हैं? मालिक्यूल बोलते हैं। तो कंपाउंड ही बेसिकली ऐसा ही पार्टिकल होता है जो स्टेबल होता है, बना होता है एटम से, और एटम जब कंबाइन होते हैं ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करते हैं केमिकल बॉन्ड के जरिए तो मालिक्यूल की तरह ही एक स्टेबल पार्टिकल पैदा होता है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है मालिक्यूल और कंपाउंड के बीच में? अगर हम ये देखेंगे कि मालिक्यूल जो होता था वो बनता था जब भी एटम सिमिलर या डिसिमिलर, लाइक ये एक हाइड्रोजन है, एटम है, सिमिलर एटम या डिसिमिलर एटम कंबाइन होते थे। और ये एटम की नेचर क्या होती थी? बेसिकली नॉन मेटल। जब भी दो नॉन मेटल एटम होते हैं उसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। तो जब भी दो नॉन मेटल एटम सिमिलर या डिसिमिलर एटम कंबाइन होते थे कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, ये क्या है इनके बीच में? कोवलेंट बॉन्ड है। इन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जब कंबाइन होते थे तो एक पार्टिकल बनता था जिसको हम क्या बोलते थे? मालिक्यूल बोलते थे। तो मालिक्यूल एक स्टेबल पार्टिकल है जिसमें एटम के ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होते हैं, पर ऐसा पार्टिकल है जो बना होता है एटम से, और एटम कौन से होते हैं? नॉन मेटल। और जब भी सिमिलर या डिसिमिलर एटम कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं जो पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते थे? मालिक्यूल बोलते हैं। पर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा पार्टिकल होता है जो भी एटम के जरिए कंबाइन होते हैं, एटम के जरिए बनता है, और इसमें भी एटम का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है, वो भी स्टेबल होता है। पर इसमें जो एटम होते हैं ऑलवेज डिफरेंट होते हैं। जब भी डिफरेंट एटम इसके बनने की क्राइटेरिया क्या है भाई? एटम ऑलवेज क्या हो? डिफरेंट हो। जब भी डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं को केमिकल बॉन्ड के जरिए एटम कंबाइन होंगे पर वो डिफरेंट हो। वो केमिकल बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है और कोवलेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? कोवलेंट भी हो सकता है। जब भी दो डिफरेंट एटम हो कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक हो या कोवलेंट, ठीक है भाई, केमिकल बॉन्ड के जरिए डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हों, ऐसे स्टेबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो जब डिफरेंट एटम हो कंबाइन हो रहे हो थ्रू आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्ड के जरिए, तो जो स्टेबल पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड कौन से एटम पे प्रोड्यूस करेंगे? एक ऐसा एटम होता है जिसकी साइज बहुत लार्ज होती है, लाइक ये सोडियम का एक एटम है, इसको मैं रब कर देता हूँ उधर से। ये एक सोडियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। और अगर हम इसको देखेंगे कि ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका के शेल है और ये उसका एल शेल है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल के अंदर, और उसके अलावा एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल शेल के अंदर, और उसके अलावा आउटर मोस्ट शेल जो है इसका एम शेल, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ओवरऑल न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन
एल शेल में और एक इलेक्ट्रॉन एम शेल में मौजूद है। जैसा कि इसकी साइज बहुत लार्ज है, साइज बहुत लार्ज है, तो आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स पे होगी वो कम होगी। ज़रा आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी। ये जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर लगाता है, इस अट्रैक्शन जब लगती है तो इस अट्रैक्शन की वजह से एटम का साइज स्मॉल हो जाता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं भाई, जेड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट के जरिए एटम की साइज क्या हो जाती है, स्मॉल। क्यों स्मॉल हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्शन लगाता है और अट्रैक्शन की वजह से एटम की साइज स्मॉल हो जाती है। पर और एक ऐसा इफेक्ट होता है जैसा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में और इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। करने की वजह से आउटर और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे जब रिपेल करेंगे तो एटम की साइज लार्ज हो जाएगी। ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शील्डिंग इफेक्ट। तो ये ऐसा एटम जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो और इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रहा है, पर ये अट्रैक्शन बहुत स्मॉल है क्योंकि इसकी साइज क्या है, लार्ज है। मतलब साइज लार्ज है। क्यों साइज लार्ज हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो जेड इफेक्ट है, यानी आउटर और इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पर जो रिपल्शन लगा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से एटम की साइज बहुत लार्ज हो जाती है। तो ऐसा एटम जिसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो, मतलब एटम जो है आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम लगा है और उसकी साइज क्या हो, एटम की ज्यादा हो, जाहिरा जब इसको हम थोड़ी भी एनर्जी देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ऐसा एटम जिसकी साइज बहुत लार्ज है, क्योंकि उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, लार्ज है, जेड इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर है किससे, जेड इफेक्ट से। ऐसे एटम की साइज क्या होती है, लार्ज होती है और अट्रैक्शन कम होती है न्यूक्लियस की। तो जब भी हम इसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो थोड़ी एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेटल। ऐसा एटम जिसकी साइज क्या हो, बहुत लार्ज हो, यानी उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट यानी रिपल्शन बिटवीन द शेल बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से उसकी साइज बहुत लार्ज हो जेड इफेक्ट से, और आसानी से थोड़ी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो ये क्या है, एक मेटल है, ज़रा मेटल है। और दूसरा एक एटम होता है जिसकी साइज बहुत स्मॉल होती है। ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। फॉर एग्जांपल एटम लेते हैं हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसके अंदर 9 प्रोटॉन है और उसके अलावा 9 क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पहले शेल के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है भाई, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आ रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो जैसा कि इसकी साइज बहुत स्मॉल है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, मतलब इसके अंदर जेड इफेक्ट जो है वो बहुत लार्ज है। जेड इफेक्ट क्या है, लार्ज है, इसके से शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए इसकी साइज क्या है, स्मॉल है। तो इसको अगर हम एनर्जी देंगे तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। पर ये जैसा कि अट्रैक्शन लगा रहा है न्यूक्लियस, इसको खींचने के लिए अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक है भाई, अट्रैक्शन लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो आज थोड़ी एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, एटम बेसिकली दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन लगाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की काबिलियत रखेगा। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नॉन मेटल बोलते हैं। जैसा कि ये जो मेटल है इसकी साइज बहुत लार्ज है और थोड़ी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, और नॉन मेटल जो है इसकी साइज बहुत स्मॉल है और एनर्जी रिलीज करके ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से लॉस करवा सकता है। ये जो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन एटम, ताकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। और जो एनर्जी जिससे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है किसी भी एटम से, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो बेसिकली ये दो एटम्स होते हैं। क्या होता है, मेटल जिसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है जेड इफेक्ट से और इसकी साइज बहुत लार्ज होती है, और ये थोड़ी एनर्जी जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं लेकर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ऐसे एटम को क्या बोलते हैं, मेटल। और ऐसा एटम जिसकी साइज बहुत स्मॉल है, क्योंकि जेड इफेक्ट ज़्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, यानी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत हाई है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत हाई है। पर ये एनर्जी देता है किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, यानी दूसरे एटम के एनर्जी, अपनी एनर्जी लॉस करता है और दूसरे एटम को देता है, जो उसकी क्या बन जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो नॉन मेटल जो एटम होते हैं बेसिकली उसका जेड इफेक्ट यानी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। और उसके अलावा
आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, यानी इस दोनों चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे एटम को से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा सकता है। ऐसे एटम को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। और ऐसा एटम जिसकी साइज बहुत लार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जेड इफेक्ट से, और थोड़ी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल एटम कंबाइन होते हैं तो नॉन मेटल एटम क्या देता है, अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको देता है, एटम को, जिसकी वो क्या बन जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है मेटल, और मेटल कन्वर्ट हो जाता है केटायन में। सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटायन में, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में। तो जैसा कि ये दो एटम है कंबाइन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करके, लॉस कौन कर रहा है, मेटल, गेन कौन कर रहा है, नॉन मेटल। तो लॉस और गेन की वजह से ये एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन की वजह से। तो ये जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन की वजह से, इस केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इस केमिकल बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये दो एटम हमने पढ़े कि डिफरेंट हैं, डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं आयोनिक बॉन्ड के जरिए, तो ये एक सबस्टेंस बना रहे हैं। इस सबस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसा स्टेबल पार्टिकल जिससे, जो एटम से बना हो और वो ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करें केमिकल बॉन्ड के जरिए, पर बने हो डिफरेंट एटम के जरिए थ्रू केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा जिसमें एटम तो डिफरेंट होंगे पर केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक। और दूसरे एटम डिफरेंट कंबाइन होंगे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जब भी एटम नॉन मेटल होते हैं, ज़ाहिर नॉन मेटल की साइज बहुत स्मॉल है, जेड इफेक्ट ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट से आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। तो जब भी दो नॉन मेटल एटम एक दूसरे के सामने आते हैं, लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भाई, शेयर करते हैं। ये शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जब भी डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे, लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होंगे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड कंबाइन होंगे, डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं ना, नॉन मेटल एटम डिफरेंट नहीं, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो रहे हैं, तो जो पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जैसा कि ये मॉलिक्यूल भी है, तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम बेसिकली कंपाउंड बोलते हैं, पर ऐसा कंपाउंड बोलते हैं जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों क्या होते हैं, स्टेबल पार्टिकल होते हैं, दोनों एटम से बने होते हैं, जिसमें एटम का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है थ्रू केमिकल बॉन्ड। पर मॉलिक्यूल बनता है जब भी एटम सिमिलर हो या डिसिमिलर, पर बॉन्ड का कौन सा हो, ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड हो। जब भी कोवलेंट बॉन्ड के जरिए सिमिलर या डिसिमिलर एटम नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो क्या क्या बनाएंगे, बेसिकली एक मॉलिक्यूल को बनाएंगे। और कंपाउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब भी डिफरेंट एटम हो, डिफरेंट एटम, ऑलवेज डिफरेंट एटम हो, बॉन्ड कौन सा भी हो, आयोनिक भी हो सकता है, लाइक मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, अभी हमने पढ़ा, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंट एटम हो, कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो डिफरेंट एटम हो, भले कौन से भी बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो रहे हो, ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो जैसा कि कोवलेंट कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, हमारा कंपाउंड होता है। मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है, पर हर कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड भी होता है और आयोनिक बॉन्ड वाले कभी भी मॉलिक्यूल नहीं होते, क्योंकि मॉलिक्यूल के बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि उनके बीच में ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड हो। बात समझ में आई कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों स्टेबल, दोनों एटम की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, पर डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल बनता है सिमिलर या डिसिमिलर एटम, वो कौन सा एटम होते हैं, नॉन मेटल, वो कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। जब भी कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। पर कंपाउंड के बनने की क्राइटेरिया क्या है कि ऑलवेज एटम क्या हो, डिफरेंट हो, भले बॉन्ड कौन सा भी हो, आयोनिक भी हो, कोवलेंट भी हो, उसके जरिए कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले डिफरेंट एटम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होती हैं, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को बेसिकली हम कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है भाई, अभी हम कंपाउंड देख रहे हैं, इसमें हमें नजर आए कि एटम डिफरेंट कंबाइन हो रहे हैं थ्रू आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। इसलिए कंपाउंड के दो टाइप्स होते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एटम कंबाइन हो रहे हो, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो थ्रू आयोनिक बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम डिफरेंट और नॉन मेटल हो, कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो अभी हम कंपाउंड के ये दो टाइप्स स्टडी करेंगे।